जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह है आपकी पॉलिटी क्लास। इससे पहले वाली क्लास में आपने उपराष्ट्रपति पूरा समझ लिया था। हमने ये समझ लिया था कि उसका पद कैसे रिक्त होता है या उसे हटाए जाने की प्रक्रिया क्या है, या जब उनके चुनाव में कोई गड़बड़ी होती है तो कौन उसके लिए जिम्मेदार संस्था है जो तय करती है कि वो गलत है या सही है। इसके अलावा हमने वेतन का देखा था और कार्य भी देखा था। तो कुल मिला करके उपराष्ट्रपति हमने पढ़ लिया था, 2 वीडियो में पढ़ा है। अगर आपने उसको नहीं पढ़ा जाकर के पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आते हैं वहाँ से। ठीक है, तो अब आगे बात करेंगे और इस क्लास में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के पद का। ठीक है, इसका प्रधानमंत्री के पद का, क्योंकि आप जानते हैं कार्यपालिका में कौन कौन है। राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिमंडल है और इसके अलावा महान्यायवादी हैं। तो अभी प्रधानमंत्री का पद पढ़ेंगे, उसके बाद में महान्यायवादी का पद भी पढ़ेंगे। ठीक है, एक शब्द समूह है डी ज्योर एग्जीक्यूटिव और एक है डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। आपको मैंने बताया जब राष्ट्रपति पढ़ा रहा था कि राष्ट्रपति जो है वो किसी ड्राइवर के सीट पर बैठा हुआ एक ऐसा व्यक्ति है जिसका स्टीयरिंग कोई दूसरा घुमा रहा होता है। तो ये जो है ये कार्यपालिका का प्रमुख होता है और दिखाई मात्र देता है। ठीक है, कोई इसके पास पावर विशेष नहीं होता है। लेकिन जो डी फैक्टो यानी कि जो प्रधानमंत्री है वो सरकार का प्रमुख होता है। सरकार का प्रमुख होता है और इसके पास वास्तविक शक्ति होती है। क्या होती है? वास्तविक शक्ति होती है इसके पास। ठीक है ना। तो अंतर क्या है? राष्ट्रपति आपका क्या है? कार्यकारी प्रमुख है और जो प्रधानमंत्री है आपका वो वास्तविक शक्ति रखता है, सरकार को वही चलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं उसके नियुक्ति की। तो आप जानते हैं कि संविधान में कहीं भी प्रधानमंत्री के निर्वाचन को लेकर के, उसकी नियुक्ति को लेकर के कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता है। ठीक है, कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता है। लेकिन अनुच्छेद 75 में, आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। इतनी बात केवल लिखी हुई है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। बस इतना सा संकेत संविधान ने दिया है। अब यहाँ पर आपको यह समझना है कि अगर ये प्रधानमंत्री का पद राष्ट्रपति के विवेक पर ही आधारित है तो क्या वो अपने बेटे को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है या अपने किसी रिलेटिव को नियुक्त कर सकता है या ऐसे ही किसी मुंह उठाए व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। ठीक है, क्योंकि उसके लिए एक संसदीय व्यवस्था होती है, संसदीय परंपरा होती है। ठीक है, क्या होती है? संसदीय परंपरा होती है। और संसदीय परंपरा के अनुसार हमारे भारत में व्यवस्था यह है कि जब किसी नई लोकसभा का चुनाव होता है तो जिस दल के पास बहुमत का आंकड़ा होता है, जिस दल के पास बहुमत का आंकड़ा होता है, उस दल के द्वारा जो नेता चुना जाता है उसको राष्ट्रपति पीएम के रूप में नियुक्त कर देता है। क्या प्रक्रिया है? चुनाव हुआ, किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत मिल गया, उस दल ने अपना सदन का नेता चुना और उसे राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री चुन दिया। अच्छा, दूसरे कंडीशन पर विचार करते हैं। मान लीजिए एक ऐसी स्थिति आती है कि किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। अब राष्ट्रपति क्या करेगा? भाई उसके पास अब तो उसको विचार करना है किसको बुलाए वो, क्योंकि इसके बारे में कोई संकेत नहीं है, कहीं पर कुछ नहीं लिखा है। केवल एक अनुच्छेद में लिख दिया गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। अब अगर किसी भी दल के नेता को बहुमत नहीं प्राप्त हुआ है तो किसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा? ये समस्या आई थी जब मोरारजी देसाई की सरकार चली गई, गिर गई और उसके बाद में चौधरी चरण सिंह को नेता बनना था, प्रधानमंत्री बनना था। विवेक पर आ गया, राष्ट्रपति के विवेक पर आ गया कि वो किसको नियुक्त करे। ऐसे कंडीशन में एक रिवायत फॉलो किया जाता है, वो ये है
कि जिस दल के पास सबसे ज़्यादा संख्या में सदस्य हों, यानी कि सबसे बड़ा दल कौन सा है, सबसे बड़ा दल कौन सा है। और 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद में जब चुनाव हुआ और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं और जो उनका कार्यकाल 89 में समाप्त होता है, वहाँ से लेकर के और अटल बिहारी वाजपेयी के 99 वाली सरकार तक भारत में कई प्रधानमंत्री बदले गए। और उसमें बीपी सिंह हैं, उसमें चंद्रशेखर हैं, उसमें आप देखेंगे एचडी देवगौड़ा हैं, उसमें इंद्र कुमार गुजराल हैं, उसमें पंडित अटल बिहारी वाजपेयी हैं, जो ऐसे ही नियुक्त हुए। किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, हमेशा गठजोड़ की सरकार बनती थी, बहुमत किसी को स्पष्ट मिलता ही नहीं था। इनफैक्ट जो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी वह भी अल्पमत की सरकार थी, बहुमत की सरकार नहीं थी। राजीव गांधी की हत्या हो गई थी और उसके बाद भी प्रधानमंत्री कौन बने थे, पीवी नरसिम्हा राव। तो उस वक्त राष्ट्रपति का विवेक बहुत महत्वपूर्ण होता था और इसीलिए वो भारतीय राजनीति के अस्थिरता का दौर रहा है। किसका दौर रहा है? भारतीय राजनीति की अस्थिरता का दौर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में ये राष्ट्रपति के ऊपर होता है कि वो किसे बुलाता है और किसे नेता चुनता है। लेकिन वो एक परंपरा को फॉलो करता है कि जो सबसे बड़ा दल होता है उसी के नेता को वो आमंत्रित करता है प्रधानमंत्री बनाने के लिए। 1980 में दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस होता है और केस जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में होता है। उस केस में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक नज़ीर वाला जो फैसला है वो दिया। और वो फैसला ये है कि राष्ट्रपति को यह पहले नहीं तय करना चाहिए कि वो पहले ही जो है यह सिद्ध कर दे कि लोकसभा में उसका बहुमत है। उसे टाइम देना चाहिए और प्रधानमंत्री नियुक्त कर देना चाहिए। उस टाइम पीरियड के दौरान वह दल, वह नेता अपना बहुमत लोकसभा में सिद्ध करे। जो सामान्य रिवायत है वो ये है कि 1 महीने का टाइम दिया जाता है लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए। एक और फैसले के मुताबिक 6 महीने तक का टाइम होता है किसी प्रधानमंत्री के पास सदन के किसी सदस्य बनने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बता रहे हैं? बता ये रहा हूँ कि प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हो सकता है? जो संसद के 2 सदनों में से किसी एक का सदस्य हो, चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति इन दोनों का सदस्य नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा? ऐसे केस में क्या होता है कि प्रधानमंत्री को जो है नियुक्त कर दिया जाता है, लेकिन उसे 6 महीने का टाइम दिया जाता है कि आप किसी सदन का सदस्य बन जाएं। यही प्रक्रिया विधानसभाओं में अपनाई जाती है। एग्जाम्पल के लिए अभी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। योगी जी जब मुख्यमंत्री के लिए नियुक्त हुए, यानी कि ये बात हुई कि उनको मुख्यमंत्री बनना है, उस वक्त गोरखपुर से वो सांसद थे। ना तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य थे और ना ही उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य थे। तो उनको किसी एक का सदस्य होना चाहिए। तो उनके पास 6 महीने का टाइम था, वो विधान परिषद का सदस्य बने और मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। तो इसी प्रकार व्यवस्था संसद में होती है कि आप लोकसभा या राज्यसभा में अपना जो है सदस्य बनिए और उसके बाद में अगर 6 महीने के भीतर बन जाते हैं तो आपका जो टेन्योर है वो आगे बढ़ जाएगा, नहीं तो आपको पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति के बारे में। चलिए उससे आगे बात करते हैं। शपथ एवं पद और उसका वेतन हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शपथ देखते हैं। तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। शपथ 2 होते हैं। एक तो पद का शपथ होता है। ठीक है, शपथ 2 प्रकार के होते हैं। एक तो पद का शपथ होता है और दूसरा गोपनीयता का शपथ होता है। पद एवं गोपनीयता का शपथ इसे कहा जाता है। तो पद का शपथ में प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा और प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए
किसी भी व्यक्ति का जो है किसी भी व्यक्ति के प्रति भेदभाव नहीं करूँगा या पक्षपात नहीं करूँगा। ये सारा क्या होता है, उनके पद का शपथ होता है। इसके अलावा दूसरा एक उनको शपथ लेना होता है गोपनीयता का। गोपनीयता का शपथ इसलिए होता है क्योंकि आप जानते हैं प्रधानमंत्री भारत में क्या है, वो सरकार का प्रमुख है। वास्तविक पावर भारत का उसके पास है। तो हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं, पाकिस्तान जैसे, चाइना जैसे, जो हमेशा उंगली करने में लगे रहते हैं। अगर प्रधानमंत्री से कोई बात लीक होती है तो भारत में कितनी बड़ी समस्या हो सकती है, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। वही छोड़ दीजिए, अगर प्रधानमंत्री कोई फैसला लेता है, जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लेकर के फैसला लेना था, तो क्या अमित शाह जो गृह मंत्री हैं और नरेंद्र मोदी, उनकी आपस में मीटिंग नहीं हुई होगी? जरूर हुई होगी, होना भी चाहिए। अगर वो बाहर आ जाए तो क्या वो संभव हो पाता? नहीं, पूरे देश में दंगे होने शुरू हो जाते। तो इसीलिए गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है कि मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के बीच की जो बातें हैं वो बाहर नहीं जाएंगी। मंत्रिमंडल भी गोपनीयता का शपथ लेता है और प्रधानमंत्री भी लेता है कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए वो इस देश के लिए जो भी कार्य कर रहा है उसको कभी जाहिर नहीं करेगा, कभी उसको ना किताब लिख करके बताएगा, ना मीडिया में आकर के बताएगा, ना किसी इंटरव्यू में बताएगा। जो नीतिगत फैसले होंगे, जो सामान्य फैसले होंगे वो तो आप जान ही पाएंगे, लेकिन जो नीतिगत फैसले होंगे देश को लेकर के वो गोपनीय ही रखे जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया शपथ जो राष्ट्रपति दिलवाता है। इसके अलावा वेतन, प्रधानमंत्री का जो वेतन है ये संसद के सदस्यों के वेतन के बराबर होता है। संसद के सदस्यों के वेतन के बराबर होता है, क्योंकि जितने सदस्य हैं वो नरेंद्र मोदी भी एक सांसद हैं और जो व्यक्ति प्रधानमंत्री या मंत्री नहीं वो भी सांसद है। तो दोनों को वेतन एवं भत्ता समान मिलता है। और एक तय कौन करता है? वेतन तय करने का अधिकार किसको है? संसद को है। संसद वेतन बढ़ा सकती है, बढ़ाती रहती है। ठीक है, तो ये तय करने का अधिकार किसका है? प्रधानमंत्री का। हाँ, इसके अलावा प्रधानमंत्री को भत्ते जरूर मिलते हैं। उनका आवास फ्री होता है, उनका यात्रा फ्री होता है, उनका टेलीफोन फ्री होता है। ये सारे अलग से भत्ते उनको और सुविधाएं दी जाती हैं। ठीक है, अब इसके अलावा प्रधानमंत्री पद पर रहने की शर्तें क्या हैं उनको देख लेते हैं। और यही इसी बिंदु पर ये क्लास हम समाप्त करेंगे। उससे आगे कल हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की शक्तियों और उनके कार्य पर। ठीक है, तो शर्त क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री कोई अपने पद पर बना रहेगा जब तक वह लोकसभा में अपना बहुमत हासिल करके रखेगा। लोकसभा में अपना बहुमत हासिल करके रखेगा। ठीक है, तो जब तक उसका बहुमत रहेगा लोकसभा में तब तक वो प्रधानमंत्री रह सकता है। जैसे वो बहुमत खोता है या अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और वो प्रस्ताव अगर पास हो जाता है तो प्रधानमंत्री सहित पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना होता है। ठीक है, तो अपने पद पर रहने के लिए ज़रूरी ये है कि बहुमत उसके पक्ष में होने चाहिए, क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री जो है ये राष्ट्रपति को बताता है कि वो बहुमत अपना खो चुका है तो उसे इस्तीफा देना होता है और उसके साथ साथ सरकार ही पूरा इस्तीफा दे देती है। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों की और उसके आगे जो चीज़ें होंगी उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय, अपने सवाल, अपने संदेह को भी कमेंट में लिख दीजिए। इसके अलावा भी हमारा एक चैनल है ओनली सरकारी एग्जाम, वहाँ पर हम फ्री में बैरिस एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं। जो भी छोटे मोटे एग्ज़ाम होते हैं एकदम फ्री है, तो उसको सर्च कीजिए, वहाँ पर भी हमें ज्वाइन कीजिए, सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।